दोस्तों, जब हम भारत जैसे विशाल देश की कल्पना करते हैं तो हमारे दिल में एक पौराणिक सभ्यता, एक समृद्ध संस्कृति और एक सभ्य समाज की तस्वीर सामने आती है। लेकिन जब हम ज़मीनी हकीकत की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारी कल्पना को ज़बरदस्त ठेस पहुंचता है। वर्षों से अनेकता में एकता की बात करने वाला राष्ट्र क्या सच में एकता की माला को हर पैमाने पर गूंथने में सफल रहा है? ये बात हम दावे के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम भारत के भूगोल को ध्यान से देखते हैं तो नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण के राज्यों में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां साउथ के राज्य विकास के हर पैमाने पर देश के बाकी एरिया में नज़र आते हैं, वहीं नॉर्थ इंडिया के राज्य आज भी बीमारों के तमगे और गरीबी से अपने आप को दूर हटाने में असफल है। विशेषज्ञों की माने तो केरल और पौंडीचेरी जैसे राज्यों का हेल्थ स्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम ईस्टर्न यूरोप के कुछ देशों को टक्कर दे रहा है। वहीं नॉर्थ इंडिया के राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे राज्य आज भी तरक्की के बुनियादी सवालों जैसे हेल्थ स्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी और प्योर ड्रिंकिंग वाटर आदि का उत्तर ढूंढ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया के राज्यों में कमियां नहीं हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया की तुलना में जिस तरह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने तरक्की की है वह काफ़ी सराहनीय है। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से साउथ इंडिया ने तरक्की और डेवलपमेंट की राह पर नॉर्थ इंडिया को पीछे छोड़ने में सफल रहा है। दोस्तों, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि साउथ इंडिया वाकई में नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है? इस चीज़ को जानने के लिए हमें कुछ प्रूफ्स देने पड़ेंगे। प्रूफ नंबर 1, जीएसडीपी पर कैपिटा। दोस्तों, आप इस मैप में देख सकते हैं कि कैसे इसमें जीएसडीपी पर कैपिटा दर्शा रही है। इस मैप में ग्रीन वाले शेड्स हायर कैपिटा दर्शाती है, जो कि यूजुअली 4 लाख है। वहीं लाल शेड्स लोअर कैपिटा दर्शाती है, जो कि 50,000 से कम है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इस मैप को दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि साउथ इंडियन स्टेट की पर कैपिटा इनकम नॉर्थ इंडियन स्टेट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। प्रूफ नंबर 2, एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एमपीआई क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एमपीआई गवर्नमेंट की नीति आयोग के द्वारा हर साल लॉन्च किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट ये पता लगाती है कि कौन सी स्टेट कितनी गरीबी में है। एमपीआई मेज़र करने के 3 पैरामीटर्स होते हैं: हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। दोस्तों, यहाँ भी जो स्टेट ग्रीन लाइन में है वहाँ कम गरीबी है, और जहाँ लाल लाइन है वहाँ ज़्यादा गरीबी है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स ग्रीन कलर में शेड है और नॉर्थ इंडियन स्टेट रेड कलर में शेड है। और यहाँ भी जितने गरीबी वाले स्टेट्स हैं वो सारे नॉर्थ इंडियंस में ही है। दोस्तों, ये 2 प्रूफ्स काफ़ी है बताने के लिए कि साउथ इंडियन इज़ मोर डेवलप्ड दैन नॉर्थ इंडियन। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वे कौन कौन सी रीजन्स है जिस कारण साउथ इंडियंस इतना डेवलप्ड है। रीज़न नंबर 1, जियोग्राफिकल रीजन। साउथ इंडिया, जिसे हम प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं, इसकी तरक्की में भूगोल की एक अहम भूमिका है। समुद्री तट के नज़दीक स्थित होने के कारण इन राज्यों को काफ़ी फ़ायदे होते हैं। समुद्र वहाँ के लोगों के लिए मछली पालन, ट्रेडिंग, टूरिज़्म आदि के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट के कई अवसर पैदा करते हैं। साथ ही समुद्री पहुँच एक क्षेत्र को संसाधन संपन्न भी बनाता है। रीज़न नंबर 2, पॉलिटिकल रीज़न। दोस्तों, दूसरा कारण पॉलिटिकल कारण है जो साउथ इंडिया को तरक्की के मामले में आगे लाता है नॉर्थ इंडिया के तुलना में। यहाँ के गवर्नमेंट ने कई पॉजिटिव डिसीजन लिए। केरल और तमिलनाडु के सरकारों के द्वारा बनाए गए कई बेहतरीन कानूनों ने वहाँ तरक्की की नई परिभाषा गढ़ी। 1957 में पहली बार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद केरल में भूमि सुधार अध्यादेश जैसे एक रिवोल्यूशनरी कदम लिया गया, जिस वजह से राज्य के करीब 15 लाख गरीब घरों का कायाकल्प हुआ। इसके बाद सार्वजनिक अनाज का फ़ायदा पहुंचाया गया। राज्य में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोले गए। शिक्षकों की आय में वृद्धि की गई। स्कूलों और अस्पतालों का जमकर निर्माण किया गया। लड़कियों की शिक्षा को खास तवज्जो दिया गया। साउथ इंडिया के राज्यों के द्वारा लिए गए ऐसे कई कदम उन्हें विकास की राह पर ले आया। नॉर्थ इंडिया में राज्य सरकार के रवैये के कारण विकास की गति काफ़ी धीमी है। रीज़न नंबर 3, हिस्टोरिकल रीज़न। भारत में नॉर्थ और साउथ के बीच का असमानता के लिए एक तर्क ये भी दिया जाता है कि नॉर्थ इंडिया में गुप्त वंश के पतन के बाद कोई समृद्धि साम्राज्य का उदय नहीं हुआ, जबकि साउथ इंडिया में कई विख्यात साम्राज्यों का उदय हुआ।
साउथ इंडिया के डेवलप्ड होने का एक ऐतिहासिक कारण इन्वेजन यानी आक्रमण है। एंशियंट इंडिया में सबसे पहला इन्वेजन होने वाला था आर्यन इन्वेजन, जो कि 1500 BC में हुआ था, और ये इन्वेजन नॉर्थ इंडिया के रास्ते ही हुआ था। नॉर्थन इंडिया में और भी कई आक्रमण हुए और सारे इन्वेजन नॉर्थ इंडिया के रास्ते ही हुआ, जिस कारण नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहा, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने के कारण यानी लीस्ट डेवलपमेंट। लेकिन वहीं दूसरी ओर साउथ इंडिया में फर्स्ट एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ था 13वीं शताब्दी में खिलजी डायनेस्टी के द्वारा, जिस वजह से साउथ इंडिया में इतने सालों से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने का मतलब मोर डेवलपमेंट। दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार हमें यह पता चलता है कि नॉर्थ इंडिया में यंग पॉपुलेशन का रेशियो ज़्यादा है साउथ इंडिया के मुताबिक, जिस कारण साउथ इंडिया अपने वर्कफोर्स यानी वर्कर्स के लिए नॉर्थ इंडिया पर डिपेंड है। देखा जाए तो साउथ इंडिया के डेवलपमेंट में इनडायरेक्टली नॉर्थ इंडिया का ही हाथ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।